चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं जेई मेंस 2020 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका 3 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर मेरे हिसाब से काफ़ी टफ था और ख़ास करके ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो नॉर्मली जेई के एग्ज़ाम्स में या तो क्वेश्चंस बहुत रट्टाफिकेशन हैं और या फिर जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अच्छे लॉजिक वाले। कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो बहुत आसान है, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो जिसको मतलब एडवांस में भी इतने अच्छे लेवल पे पूछे नहीं जाते और रट्टाफिकेशन में तो पूछो ही नहीं। पूरा का पूरा जेई ऐसे क्वेश्चन चल रहा है कि जैसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा रट सको। और जेई के लिए तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ अभी केवल 3 ही चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सरफेस केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ। ये 3 क्वेश्चन है जिनमें 3 चैप्टर्स हैं जिनके नाम में केमिस्ट्री है। वो क्वेश्चंस जेई वालों को बड़ा अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों, केमिस्ट्री नाम से उनको ज्यादा प्यार है तो जिस चैप्टर में केमिस्ट्री है उनको बहुत पूछ रहे हैं। और बिल्कुल प्योर रट्टाफिकेशन, हर एक पेपर में 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इतना भयंकर रट्टाफिकेशन है जहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। अगर तुम याद कर पाए तो ठीक, नहीं याद कर पाए तो जय हिंद जय भारत। चलो जैसे हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। नोवेस्ट्रॉल, मैं पक्का बताता हूँ जिसने क्वेश्चन बनाया होगा शायद उसको भी ये स्ट्रक्चर याद ना हो। नोवेस्ट्रॉल का जिसने खुद क्वेश्चन को फ्रेम किया होगा उसने भी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस को रटा होगा, स्ट्रक्चर्स को देखा होगा और सॉल्व कर दिया होगा। नोवेस्ट्रॉल विल गिव विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ऐसे क्वेश्चंस बनाने का कोई सेंस नहीं। ऐसे तो जो मेरे पास पढ़ते हैं अगर उन्होंने देखा हो तो मैंने नोवेस्ट्रॉल और नोरेथिनड्रोन इनके ऊपर मैंने स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं, प्रैक्टिस कराए हैं मेरे पास। अगर तुम ऑर्गेनिक सेक्शन में जाओ जहाँ पे ऑर्गेनिक क्वेश्चन प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे। नोवेस्ट्रॉल के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन दिया है। तो ऐसे तो इसका स्ट्रक्चर अगर जानते होंगे या कम से कम ये लोग जानते हो कि उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है तो फिर क्वेश्चन किया जा सकता है कि नोवेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा, बेंजीन रिंग जिसमें OH लगा होता है। अगर बेंजीन रिंग में OH लगा हो तो वो क्या कर सकता है, वो टेस्ट दे सकता है। किसका टेस्ट दे सकता है, वो FeCl3 न्यूट्रल FeCl3 के साथ वायलेट कलर बना सकता है। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ये डेंजरस सा स्ट्रक्चर रहता है। इधर CH3 लटके हुए हैं, इधर OH, मुझे भी याद नहीं है, मैं भी कहीं से देख करके ही बना रहा। ये याद रह भी नहीं सकता और अगर इसको रटने के चक्कर में बैठोगे तो हो चुका, फिर अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं है अपने। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हमसे पूछा है ये क्या क्या कर सकता है ये स्ट्रक्चर। हाँ अगर याद है तो फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। तो क्या ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर सकता है, तो बोलेंगे ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर सकता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एल्काइन ग्रुप है। HCl ZnCl2 से रिएक्शन कर सकता है क्या, ये लुकास टेस्ट जैसी बात है। हाँ अगर कोई अल्कोहल हो तो वो लुकास टेस्ट दे सकता है, खास करके टर्सरी अल्कोहल। और न्यूट्रल FeCl3 से रिएक्शन कर सकता है क्या, हाँ अगर बेंजीन रिंग में OH लगे हों और फिनॉल या फिनॉल के डेरिवेटिव वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करके वायलेट कलर दे जाते हैं। तो अगर तुम्हें स्ट्रक्चर याद है तो आंसर बोल पाओगे, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। और ऑप्शंस में देखोगे तो इसमें देखो I2OH माइनस बोल रहा है सेकंड ऑप्शन में। I2OH माइनस मतलब वो हेलोफॉर्म टेस्ट आता है, वो यहाँ पे तो कोई ग्रुप देगा नहीं क्योंकि उसके पास CHOH CH3 या COCH3 होना चाहिए था। सेम यहाँ पर भी हेलोफॉर्म घुसाया है, यहाँ भी हेलोफॉर्म घुसाया है, तो नॉर्मली वो सब आंसर नहीं होगा। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी नहीं होगा। HCN मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराओगे, बेंजीन रिंग में एडिशन रिएक्शंस होता ही नहीं। और तुम एल्काइन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं करा सकते, बहुत टफ है, वहां पे कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए था, वो नहीं है इसके पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1 हो जाएगा। पूरा 100% रट्टाफिकेशन पे क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इससे घटिया क्वेश्चन जेई वालों को और कुछ मिला नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस बनाने लगेंगे तो करोड़ों क्वेश्चंस बना के रख देंगे इसी एनसीईआरटी के ऊपर, और शायद उनको यही करना भी है। चले आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है, जिन्होंने लास्ट ईयर अपने से पढ़ा होगा उनको बताया गया होगा कि SN1 SN2 मैकेनिज्म के ऊपर ये उन्होंने एक रिएक्शन कराया है। क्या हुआ कि ये जो RX है अपने आप कन्वर्ट हो गया पहले R+ और X- में, और फिर X- रिप्लेस हो गया किसी न्यूक्लियोफाइल से। पक्का ये SN1 मैकेनिज्म की बात कर रहा है जहाँ पे लिविंग ग्रुप अपने आप निकल गया, कोई कार्बोकेटाइन बन जाए। कार्बोकेटाइन वो भी जब बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं तो अपने आप बन जाते हैं, जहाँ पे हम लोग अक्सर बोलते हैं टर्सरी कार्बोकेटाइन बहुत आराम से SN1 दे देंगे, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, अपने आप ये निकल जाते हैं।
और फिर न्यूक्लियोफाइल आकर के वहां पे X की जगह पे लग जाते हैं। जब ये सब कब होता है, जब हमारे पास कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, SN1 फेवरेबल होता है। तो अपने से बोला है विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इस रिएक्शन के लिए। एक से ज्यादा भी हो सकता है। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, हमसे बोल रहा है अगर हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी डिक्रीज करें तो क्या रेट डिक्रीज होगा। एक्चुअली में जब भी हम लोग कराते हैं SN1 रिएक्शन, ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अगर SN1 रिएक्शन कराते हैं तो इसमें इस कंपाउंड को अपने आप आयनाइज हो जाना होता है, जिसमें R+ और X- होता है। तो हम बोलते हैं जितना पोलर सॉल्वेंट हो, जैसे हमारे पास अक्सर एल्कोहल यूज होता है, वाटर यूज होता है, अमोनिया भी यूज कर लेते हैं, अक्सर बहुत वीक न्यूक्लियोफाइल, और वही सॉल्वेंट जैसा भी बिहेव कर जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, जितना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा उतना ज्यादा आसान रहेगा इसके आयनाइजेशन होना। ठीक है, तो अक्सर जितना ज्यादा तुम पोलर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो रेट भी डिक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज नहीं करेगा। तो फर्स्ट वाला गंदा स्टेटमेंट है। सेकंड में हमसे बोला है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज मोर सुटेबल फॉर दिस रिएक्शन, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेकर आओगे तो वो जबरदस्ती अटैक कर देगा, वो इसका इंतजार नहीं करेगा कि जो लिविंग ग्रुप है वो निकले। तो नॉर्मली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं लेकर आते, अक्सर वीक न्यूक्लियोफाइल से भी काम चल सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेकर आओगे तो वो कार्बोकेटाइन बनने नहीं देगा, वो जबरदस्ती अटैक करना चाहेगा। तो अक्सर हम चाहते हैं कि वीक न्यूक्लियोफाइल हो, पहले अपने आप कार्बोकेटाइन बने, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जाके वहां पे लगे। तो फर्स्ट और सेकंड तो इनकरेक्ट हो गया। अगर तुम वो थर्ड नंबर की बात करोगे, हमसे बोल रहा है इफ R इज बल्की देन कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, बिल्कुल सही बात है। पता तो है टर्सरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, तो सही बात बोला जा रहा है। तो थर्ड करेक्ट होगा, जी हाँ, थर्ड हो जाएगा हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट। 4 नंबर में रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस, रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन, ये क्या चीज है। अगर हमारे पास कभी ऐसा हो कि हमारे पास जहां पे SN1 होने जा रहा है वो कार्बन चिराल कार्बन है, अगर वो कार्बन चिराल कार्बन है तो जैसे हमारे पास चार चार अलग अलग ग्रुप ले लेते हैं, मान लो ये चारों अलग अलग है, तो ये अगर चिराल कार्बन है तो पहले तो वो जब लिविंग ग्रुप निकलेगा तो यहाँ पे 4 कार्बन ही नहीं रह जाएंगे, हाँ तो वो कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसका चिरालिटी जो भी होगा कायरल सेंटर वो तो गायब हो जाएगा, क्योंकि 3 ही ग्रुप रहेंगे, प्लेनर हो जाएगा मॉलिक्यूल। और उसके बाद अगर फिर से जब न्यूक्लियोफाइल इसके पास लगेगा तो फिर से दोबारा वापसी होगी किसकी, चिराल कार्बन की। और अगर फिर से दोबारा चिराल कार्बन बना तो जब नया नया चिराल कार्बन बना है तो दोनों फॉर्म बनेगा, R भी और S भी। हाँ, और अगर दोनों फॉर्म बनेगा R और S, इसका मतलब दोनों इक्वल अमाउंट में बनेंगे, वो रेसमाइज कर जाएंगे, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस कहाँ पे, SN1 रिएक्शन में। तो अगर हम सही सही स्टेटमेंट की बात करें तो क्या हम लोग साफ साफ बोल सकते हैं जो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट्स होंगे वो कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। थर्ड करेक्ट हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा, आंसर की बात करोगे 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर से थर्ड की बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, किसको, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऐसे क्वेश्चंस इन्होंने भी कई बार पूछ लिया है तो इतना ज्यादा टफ भी नहीं है। हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। अक्सर मैं बोलता रहता हूँ कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, और खास खास करके हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस एग्जाम में देखते रहते हैं। तो सबके पास हमें एसिडिक एच देखना है, मोस्ट एसिडिक एच पे फोकस करना होगा। यहाँ पे तो ये वाला एच एसिडिक होगा, इसको निकालेंगे तो जो माइनस चार्ज आएगा वो सी डबल बॉन्डो से रेजोनेंस कर रहा होगा, रेजोनेंस तो कर रहा होगा सी डबल बॉन्डो से, लेकिन पास में जो ये ऑक्सीजन है जो ईस्टर जैसा लगा हुआ इधर, वो उसके रेजोनेंस को उतना इफेक्टिव नहीं बनाएगा, क्योंकि ये अपने लोन पेयर से उसी पाई बॉन्ड से रेजोनेंस करना चाहेगा, लोन पेयर को रोकेगा। एल्काइन उनको तो देख के ही भगा दो, एल्काइन बहुत वीक होते हैं, बहुत ही वीक एसिड होते हैं। बोला है ना, एल्काइन तो बस केवल एल्केन और अमोनिया से अच्छे एसिड होते हैं। अच्छा, अगर तुम एक बार सेकंड नंबर पे फोकस करो, अच्छा फोर्थ नंबर पे, वहां पे तो रेजोनेंस ही नहीं होगा, 4 और फर्स्ट पे फोकस करोगे तो यहाँ पे तो रेजोनेंस ही नहीं हो पाएगा, तो फोर्थ तो बेकार ही रहेगा, उससे अच्छा फर्स्ट है। और अगर हम थर्ड वाले पे एक बार ध्यान दें, जब वहां से H+ निकालोगे तो आएगा CH-, और लगा कौन है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ CN, क्या करेगा, धूम धड़ाके के साथ, गाजे बाजे के साथ रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे जाएगा पाई बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन पे, इधर भी उतने ही अच्छे से रेजोनेंस करेगा। और अगर कभी CN और NO2 से रेजोनेंस होने लगे किसी कार्बेनाइन का, फिर वो कार्बेनाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है और मोस्ट एसिडिक H हमें यहीं से मिलेगा, थर्ड नंबर से आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4।
एनसीईआरटी की गिवन लाइन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जेल्डाल टेस्ट की बात कर रहा है, सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। ये क्या होता है? ऐसे तो नाइट्रोजन का परसेंटेज देखने के लिए ये मेथड यूज करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है, तो उसके लिए ये यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन का अगर तुम परसेंटेज निकालते हो जेल्डाल टेस्ट से, तो कंपाउंड में पक्का नाइट्रोजन होना चाहिए। हाँ, नहीं तो काहे पता चला नाइट्रोजन ही नहीं है, तुम टेस्ट करा रहे हैं, तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं रहेगा। तो नाइट्रोजन मस्ट है। कौन कौन जेल्डाल टेस्ट देंगे? बोलेंगे जिनके पास नाइट्रोजन हो। अब कौन नहीं देते वो ध्यान रखिए। नहीं देने वाले होते हैं 3, याद रख लें, तुम्हारे नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पहले ये नीट में भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है। तो अगर तुमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे होगे तो बहुत टफ नहीं है। तो 3 कौन कौन नहीं देते जेल्डाल टेस्ट? वो जिनके पास नाइट्रोजन होता है वो तो सब देते हैं लगभग, लेकिन 3 है जिनके पास नाइट्रोजन होता है तब भी नहीं देते। पहले तो वो जिनके पास नाइट्रो ग्रुप होता है, NO2, ये नहीं दे पाते। अगर किसी के पास NO2 ग्रुप लगा है नाइट्रो करके, तो वो जेल्डाल टेस्ट नहीं देते। और जिनके पास डाई एजो लगा हो, डाई एजो, डाई एजो कौन? N2 प्लस वाले पार्ट, ठीक, ये भी नहीं देते। और कौन नहीं देते? अगर कभी साइकिल में नाइट्रोजन चला जाए, अगर कभी साइकिल में नाइट्रोजन चला जाए, मतलब ऐसा कोई रिंग हो जिसका पार्ट नाइट्रोजन हो, उस साइकिल का पार्ट अगर नाइट्रोजन होगा, तो ऐसे नाइट्रोजन भी, क्योंकि वो रिंग ब्रेक नहीं हो पाता यहाँ पे, तो ये नाइट्रोजन मिल ही नहीं पाते, यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होता। तो ध्यान रखें ये 3 लोग कौन कौन? नाइट्रो, एजो और साइक्लिक कंपाउंड के अंदर अगर कोई रिंग का पार्ट हुआ नाइट्रोजन, तो वो टेस्ट नहीं देता। चले भाई, और सब दे देते हैं। हाँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तुम रिएक्शन कराओगे तो ये CN कहाँ चला जाएगा? CN चला जाएगा CH2NH2 में, बेंजाइल अमीन। तो क्या वो देगा टेस्ट? क्योंकि हमसे चाहता है कि प्रोडक्ट विल नॉट शो, तो ये तो देगा। देगा तो फिर ये आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो टेस्ट दे जाएगा। उसने पूछा है कौन नहीं देगा? विल नॉट शो जेल्डोल टेस्ट। दूसरे में कराओगे तो NaNO2HCl, ये तो पक्का बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाली यादें हैं, N2+Cl-, जी हाँ। कुछ लोग को लगता होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्यों नहीं देते? एक्चुअली में ये नाइट्रोजन बन के उड़ जाते हैं, या ऐसे बोलो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन तुम्हें अलग से पता नहीं चल पाता जब भी इनका होता है, तो वो तो तुम्हें अलग से जेल्डाल टेस्ट देखना पड़ेगा। और ये डाइएजो ग्रुप है तो ये नहीं देंगे, हाँ तो ये नहीं देगा, तो बी पक्का होना चाहिए। सी वाले में तो सी वाला तो ए के जैसा ही है। अगर ऐसा क्वेश्चन ना होगा तो तुम कॉमन सेंस से भी दे सकते, ए होगा तो सी भी होना चाहिए, लेकिन अगर ए नहीं होगा तो सी भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों में ही तो CH2NH2 मिलेगा, तो ये भी होगा, ये देता है टेस्ट। और अगर तुम यहाँ पे देखोगे SnCl2HCl से, तो Cn तो चला जाएगा CHO में, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वहां पे नाइट्रोजन ही नहीं होगा, तो जेल्डाल टेस्ट देगा क्या? है नहीं देगा। तो कौन कौन नहीं देंगे? कौन कौन नहीं देंगे टेस्ट जहां पे नाइट्रोजन नहीं थे? तो कौन कौन नहीं देंगे? बी एंड डी। इस वाले ऑप्शन को कर लेना बी एंड डी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन कौन कौन नहीं देगा याद रख लेना, कौन कौन? नाइट्रो, डाईएजो और ऐसे कंपाउंड जिनके साइकिल में नाइट्रोजन लगा हो, साइकिल में नाइट्रोजन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफेक्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। कई बार ये चीजें मैं डिस्कस करता हूँ जब मैं डिस्कस करता हूँ SO2 के बारे में। SO2 गैस अब बहुत डेंजरस सी गैस है। अगर किसी को याद हो, उनके क्लास में मैंने अक्सर जब भी कभी SO2 होता है, सफोकेटिंग ऑर्डर की गैस है, तो मैं अक्सर बताता हूँ कि जो लोग भी इंजीनियरिंग वर्क में अक्सर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो उनको बोला जाता है कि जो खास करके जो लोग फैक्ट्री वैक्ट्री लगाते हैं, तो उनको बोला जाता है कि तुम ये बताओ कितना SO2 गैस लिबरेट करोगे अपने थर्मल पावर प्लांट से, या जो भी तुम्हारे पास पावर प्लांट है वहां से कितना SO2 गैस लिबरेट करोगे। क्यों? क्योंकि SO2 गैस ऐसी गैस है ना जो एटमॉस्फेयर में 15 दिन तक रह सकता है, और 15 दिन तक वो भी बहुत ऊपर नहीं रहता, ये इंसानों की हाइट तक ही आगे पीछे टहलता रहता है। तो ये और SO2 बहुत डेंजरस गैस है, सफोकेटिंग ऑर्डर की गैस है, बहुत सारी डिजीज का ये रीजन होता है। तो अब बोलते हैं कि अगर तुम SO2 गैस लिबरेट करोगे तो 15 दिन तक एटमॉस्फेयर में रहेगा, और तब तक रहेगा जब तक किसी ना किसी इंसान को इस इंसान के अंदर ये चला ना जाए। तो ये गैसेस बहुत डेंजरस होती हैं SO2 गैस। और SO2 गैस अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा लिबरेट होता है तो एक रीजन और होता है कि अगर उस टाइम पे बारिश होगी तो SO2 वाटर से रिएक्शन करके हवा से ऑक्सीडाइज होकर के H2SO4 में चले जाते हैं, और एसिडिक 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 रेन का रीजन बनते हैं, जिसको अभी अभी मैंने तुम्हें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के वीडियो में भी बताया है, जहां पे तुमने देखा होगा तो समझ में आया होगा। ये फर्स्ट ऑप्शन के लिए बोला जा रहा है। ओजोन डिप्लेक्शन ये बहुत ज्यादा दूर तक जाते ही नहीं है, ओजोन डिप्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। थर्मल पावर प्लांट से ऐसे कोई भी गैस नहीं लिबरेट होती। फिर से ये क्वेश्चन कैसा है? रट्टाफिकेशन। ये बोला ना, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ और जो तुम्हारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने पास, ठीक है। फिर से क्वेश्चन रट्टाफिकेशन।
क्या पूछा है, विच मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री। फिर से ये केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का है, जाओगे देखोगे वहां पे कहीं लिखा होगा रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन भगवान जाने कौन कौन कराता होगा और कौन कौन लोग करते होंगे। डिस्टिलेशन के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वहां पे रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन मेथड इज यूज फॉर ग्लिसरॉल सेपरेट करने के लिए। कहां से, स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री। आंसर हो जाता है लास्ट पार्ट। जिन्होंने रट्टाफिकेशन किया होगा, खास करके रट्टाफिकेशन पे ही ध्यान दिया होगा, उनका क्वेश्चन हो गया होगा। चलिए, और कितने लोग कर पाते हैं इतना भयंकर रट्टाफिकेशन, वो भगवान जानते हैं। तो जेई से तो अभी उम्मीद नहीं करें इतना गंदा क्वेश्चन पूछने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे और सब क्वेश्चन खत्म हो गए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा जहां पे हमारे पास ब्रांचिंग बहुत कम हो। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े से ग्रुप लगे हैं, यहाँ पर भी एक CH3 और ये बड़ा सा ग्रुप, यहाँ दोनों तरफ CH3 लगे हैं, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, एसिटल्डिहाइड। तो सिंपल है, नॉर्मली ब्रांचिंग अगर बहुत कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल का कार्बन कार्बन की तरफ अप्रोच कर पाना बहुत आसान रहेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वहां आसान होगा जहां पे ब्रांचिंग बहुत कम। आंसर थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अगर तुम यूट्यूब में ही जाओ आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस को देखो, सेम क्वेश्चन तुम्हारे पास ऐसे ही तुम्हें कराया गया होगा। हाँ, बस थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। हमसे क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन, उसका हम हेलोजिनेशन करा रहे हैं क्लोरीन HNU दे करके, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी मोन, पहले तो इसका पूरा का पूरा सीक्वेंस मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे बहुत गंदे तरीके से लिखा है, पता नहीं। तो स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन, हाँ, उसकी रिएक्शन पहले कराना है H2Ni से, हाँ, उसके बाद कराना है मोनोक्लोरिनेशन Cl2HNO से। तो हमसे बोल रहा है कितने प्रोडक्ट मिलेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बहुत दिनों से मैं ऐसे क्वेश्चंस कराता हूँ और अच्छा भी लगता है, लेकिन अफसोस की बात है शायद ये फर्स्ट टाइम अपने जेई में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पता नहीं क्यों ऐसे क्वेश्चंस पूछते नहीं, उनको रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं। तो स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन बनाना है हमें, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम हो, तो एक तरफ H लगा लेते हैं। अच्छा, एल्कीन है ना, तो 4 ग्रुप थोड़ी ना होंगे। अच्छा, कार्बन के पास तो 4 ग्रुप होंगे ही, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन तो रहना चाहिए, चिराल कार्बन, और एल्कीन होना चाहिए, तो पास में हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो पहले एक कार्बन, एक हाइड्रोजन रख दिया, फिर एक कार्बन रख देते हैं, चारों तरफ अलग अलग रखना पड़ेगा, फिर 2 कार्बन रख देते हैं CH2 CH3। अब एल्कीन बनाना है तो हम एक कार्बन, 2 कार्बन और रख देते हैं जहां पे डबल बॉन्ड हो जाए। तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। ऐसा चिराल कार्बन बनेगा जिसके पास एल्कीन ग्रुप है और सबसे कम मोलर मास का, तुम दूसरा कोई बना नहीं सकते। अब जब तुम इसकी रिएक्शन कराओगे H2Ni के साथ, इसकी रिएक्शन H2Ni से कराओगे तो क्या होगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये CH2 CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखोगे तो मिडिल में आ जाएगा ये, मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ये बन जाएगा, ध्यान से देखो तो CH3 CH2, फिर से आ जाएगा CH CH2 CH3 और मिडिल में लगा होगा CH3। इधर से देखो 1 2 3, थर्ड नंबर कार्बन पे तो ये CH3 लगा होगा। अब इसके मोनोक्लोरिनेशन की बातें कर लो। अब तुम्हारा नाम आए, वो टिक टिक करके जो हम लोग काउंट करते हैं शॉर्टकट में, नहीं देखा है आइसोमेरिज्म का वीडियो एक अलग से प्लेलिस्ट में है, जाके देखें। तो मोनोक्लोरिनेशन कराओगे तो क्या होगा, पहले तो देखो ये चिराल कार्बन नहीं है, लेकिन चिराल कार्बन क्यों नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है। अब जैसे तुम मोनोक्लोरिनेशन कराओगे, चलो हम पहले लगा देते हैं, जैसे तुमने यहाँ Cl लगाया, ये क्या बन गया, चिराल, तो कितना मिलेगा, 2। अच्छा, और आगे चलो, आगे चलोगे तो तुम अगर फिर से दूसरी जगह पे यहाँ पे लगाओ, वहां पे Cl लगाओगे, जैसे वहां Cl लगाओगे धमाका होगा। धमाका कैसा, एक साथ दो दो चिराल कार्बन का, और एक साथ दो दो चिराल कार्बन हो और सिमेट्रिकल ना हो स्ट्रक्चर, तो फिर हमारे पास टोटल कितने मिल जाएंगे, 4 हैं। एक साथ 4, जी हाँ, एक साथ 4, क्योंकि इंक्लूडिंग स्टीरियो बोला है, और दो दो चिराल कार्बन अभी अभी प्रकट हुए हैं, तो एक साथ हमें मिल जाएंगे 4। अच्छा, उसके बाद अगर तुम यहाँ पे Cl लगा दो, अफसोस की बात है, जहां पे चिराल हमेशा बनता था, और जब तुम वहीं पे जाकर के कुछ करोगे तो वो चिराल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम है। तो यहाँ से मिलेगा केवल एक, केवल एक मिलेगा, जी हाँ। बस इतने पे ही खत्म, नहीं नहीं, अगर इतने पे तुमने खत्म कर दिया तो तुमने कुछ छोड़ दिया होगा। और क्या होगा, थोड़ी सी जगह बनाई जाए। अगर और की बात करें तो हमारे पास होगा, अगर तुम वहां पे लगा दो, कहाँ पे, यहाँ पे Cl, हमारे पास हो जाएगा ए, चल भाई, यहाँ पे Cl लगाओगे तब भी वो चिराल नहीं बनेगा, अकेला ही रहेगा, ओ अकेला ही रहेगा। तो कितने मिलेंगे, यहाँ से मिला 2,
यहाँ से मिले 4 है, 4 तो कितने हो गए 6, और यहाँ से कितने मिला 1, और यहाँ से कितना मिला 1, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 8 हैं, टोटल 8 हो गए। जी हाँ, मोनोक्लोरिनेशन करा के ऐसे तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, शायद ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत आसान लगा। फिर से ये देखो, अचानक क्वेश्चन का लेवल इतना गंदा हो जाता है। एन एलिमेंट हैव आईपेक नेम, ये तो बच्चा बच्चा कर लेगा, एनसीईआरटी में कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। और वैसे भी देखो, अन, अन का मतलब क्या होता होगा, वन, अन का मतलब चारों ऑप्शन में तो वन है, तो अन का मतलब वन। नील, नील, नील मतलब क्या लग रहा है, जीरो, तो जीरो होगा। और इन, इन वो 9 से आता है, ये 9 के लिए। और रूल क्या होता है वो, एनसीईआरटी में लिखा है कि 0 से लेकर के हम 20 तक कैसे नाम दें, ठीक। और खास करके 9 तक तो लोग ध्यान ही रखते हैं, 9 तक ध्यान रखोगे तो मतलब 0 से 9 तक कैसे नाम दें, उसके बाद तुम कोई भी अगर तुम्हें आईपैक नेमिंग बनाना है तो बना लेते हैं। तो कैसे बोलेंगे फिर नाम, अन, नील, इन, ईएम ऐसे करके, तो हमें नाम जो उसका एटॉमिक नंबर होगा 109, लास्ट में आईयूएम लगा देते हैं, अन, नील, इन, और लास्ट में आईयूएम, हमेशा आईयूएम। तो हमारे पास करेक्ट नेमिंग हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस तो हमें लगाना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगेन अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक चीज मानना पड़ेगा, जेई वालों ने सब कुछ भूल गए। मैं चैप्टर्स गिना सकता हूँ, कितने सारे चैप्टर्स उन्होंने इस साल जेई में तो पूछा ही नहीं, पता नहीं क्या कहाँ पे रहते हैं वो। लेकिन एक चैप्टर है जो वो भूलते नहीं, और हमेशा 2 क्वेश्चंस एक पेपर में देखने को हमें मिले हैं। और नीट में तो 4 4 5 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर है ही इतना इंटरेस्टिंग सा, तो इसको अच्छे से देख करके रखें। तो इस वीडियो में अगर तुम देखोगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 2 क्वेश्चन हैं, और दोनों ही क्वेश्चन माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन है। ये वाला तो बहुत आसान है, लेकिन दूसरा वाला तो तुम्हारे कान खड़े कर देगा। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले तो ट्रांस को हटाई दो, क्यों, अरे ट्रांस में ClCl 180 पे मिल जाएंगे, और अगर कोई भी 2 मोनोडेंटेट लिगेंड 180 पे मिल जाए तो फिर वो पक्का नहीं शो करेगा, 180 पे मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हो तो वो नहीं शो करते। अब रही बात सिस की, तो ये थर्ड नंबर, मेरा जो शॉर्टकट लगाने वाले हूँ उनको अगर ध्यान से देखना हो, सिस है, रहने दो, अंदर क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड। इन जनरल मोनोडेंटेट लिगेंड हो अगर हमारे पास, तो वो शो नहीं करते, क्योंकि इनके पास कोई ना कोई सिमेट्री होगा। कौन शो करेगा, सिस फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इसका सिस फॉर्म बनाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा, सिस फॉर्म बना के दिखा देते हैं, तुम्हें सिमेट्री ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। और बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ, अच्छा सा है, लेकिन अपने पास बहुत सारी चीजें हैं जहां से हम लोग इसको कर सकते हैं। सिस फॉर्म है तो तुम्हें 2 Cl को रखना पड़ेगा पास पास। और ऑक्सिलेट कैसा होता है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, तो हम उसको ए मान करके दिखा देते हैं, ऐसे ही। अब लोगों को लगता तो है कि इसके अबाउट यहाँ पे सिमेट्री होगा, लेकिन कई बार अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये प्लेन से ऊपर जा रहा है और ये इस लाइन से नीचे जा रहा है, यहाँ पे सिमेट्री नहीं होता, कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए, फिर से प्यारा और आसान सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा ही आसान है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S, हो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू H2S, क्यों, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। भले H2S का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मिलता है कम। तो सिंपल सी बात हो जाएगी हमारे पास कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, H2S का कम होगा। अगर तुमने ये बोला कि जो हमारे पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 है, तो जो H2S होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 373 होना चाहिए, और रियल में वो बहुत कम होता है, तो 300 केल्विन से भी कम होता है। ठीक है, अब वैसे भी तुम सोचो भाई, H2S गैस है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा थोड़ी ना होगा। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे भी गैस होता है, तो पक्का रूम टेम्परेचर से तो कम ही होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, तभी तो वो इतने जल्दी उड़ जाता है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, अगर तुम इनऑर्गेनिक सेक्शन में जाओ मेरे यहाँ, और तुम शायद सेकेंड या थर्ड वीडियो देख रहे होगे, तुम्हें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब पायरोफॉस्फोरिक एसिड के बारे में कैसे बनता है पायरो, कितना अच्छे से बताया जाता है कि 2 फॉस्फोरिक एसिड को मिलाओ। जब भी पायरो फॉर्म बनाया जाता है तो कैसे बनाते हैं, 2 फॉस्फोरिक एसिड को मिलाएं ऑर्थो वालों को, तो फिर जब मिला के वाटर निकाल देते हैं तो क्या बनता है, पायरो, मिला के वाटर निकाल दो तो बन जाएगा पायरो। तो OH P डबल बॉन्ड O, नीचे OH लटका होगा, यहाँ पे O P डबल बॉन्ड O, OH। अब हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड हो, नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड हो 2, नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड हो 2, पीओएच कितने होते हैं, मतलब बेसिसिटी जानना चाहता है, कितने होते हैं 4, आंसर तो ऐसे पहुंच गए। पीओपी कितने होते हैं, पीओपी तो एक ही होता है, पीओपी तो एक ही मिलेगा तुम्हें,
पीओपी लिंकेज तो हमें एक ही देखने को मिलेगा, तो वो हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा 2 4 1। ठीक है, आंसर फर्स्ट पार्ट। ये भी आसान क्वेश्चन था। फिर आ गया बफर सॉल्यूशन पे। कितनी बार तुम लोगों को टेस्ट पेपर में सेम क्वेश्चन सेम तरीके से दिया होगा, बस आज एग्जाम का दिन है, इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या है अपने पास। क्वेश्चन है 0.1 मोलर 100 ml ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद, तो हम लोग इसको मिनी मोल्स में बना लेते हैं, तो ये कितना होगा 100 इंटू 0.1, मतलब हमारे पास एसिटिक एसिड कितना है 10, ये है 10, और NaOH कितना है 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो 20 मिलीमोल। स्ट्रॉन्ग वाला कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बफर ही नहीं बनेगा, तो पहला गलत हो गया। ये कितना है 10, वो भी कितना है 10, दोनों सेम होंगे तो फिर तो ये बचेगा ही नहीं। बफर बनाने के लिए तो हमारे पास वीक एसिड बचना भी चाहिए और उसका कंजुगेट बेस बनना भी चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 10 दोनों सेम है, नहीं बनेगा। थर्ड वाले में तुम NaCl और HCl मिला के थोड़ी ना बफर बना लोगे, है इतना गंदा। स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाएंगे वो भी NaCl में, जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वो तो न्यूट्रल है, तो वहां से कोई बफर नहीं बनेगा। और लास्ट पार्टी होना चाहिए आंसर, तो ये कितना होगा 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 2, मतलब 20। और ये तो वो मल्टीप्लाई भी नहीं कराना चाहिए, वीक एसिड है और कंजुगेट बेस है। ध्यान से देखे तो लोगों को अपना नोट्स याद आ रहा होगा, ऐसे क्वेश्चंस कराए गए होंगे। ये तो डायरेक्ट हमारे पास बफर सोल्यूशन है, और बफर सोल्यूशन से क्वेश्चन आता है, हम लोग बफर कर देते हैं, सट से आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। बफर है, बेस्ट बफर है क्या? नहीं नहीं, उसके लिए दोनों को 10 10 होना चाहिए था या 20 20, लेकिन बफर तो है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 केमिकल काइनेटिक्स का फिर से रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में तो दुनिया की बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज मल्टी स्टेप रिएक्शन। गंदी बात है, ऐसा बोल नहीं सकते कि हमेशा मल्टी स्टेप होगा, केवल एक ऑर्डर के लिए कमेंट किया जा सकता है। जो फैक्ट है वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या बोला जाता है, रेट टाइम के साथ साथ क्या रहता है, कांस्टेंट। और ये कितना डेंजरस सा फिनोमिना होता है कि तुम्हारे पास कंटेनर में अगर 100 200 लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे, तो उस टाइम पे जितने स्पीड से रिएक्शन होगा, सेम स्पीड से रिएक्शन उस टाइम पे भी होगा जब हमारे पास कंटेनर में 2-3 मॉलिक्यूल। ये बहुत डेंजरस सा चीज है कि तुम्हारे कंटेनर में तो कोई गैस ही नहीं होगी, बहुत कम गैस होगी, तब भी उतने ही स्पीड से गाड़ी चलेगी। तो ये बहुत ही डेंजरस रिएक्शंस होती हैं, और ये कभी भी सिंगल स्टेप नहीं हो सकती, ये ऑलवेज मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं। कौन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आंसर हो जाता है फोर्थ पार्ट। ये सिंपल सा फैक्ट जैसा है, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, एनटीए मतलब रेक्टिफिकेशन। मैं तो ऐसे बोल सकता हूँ, एनटीए मतलब रेक्टिफिकेशन। ये वाला क्वेश्चन तो चलो जैसा ट्रेंड रहता है नॉर्मली वैसा ही आया है। गोल्ड और प्लेटिनम एक्वा से रिएक्शन कराओ। अब यही गोल्ड और प्लेटिनम नॉर्मली जब एक्वा से रिएक्शन करते हैं ना, एक्वा क्या है बच्चा बच्चा जानता है, HNO3 और HCl बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड 1:3 के फॉर्म में। तो ये लोग मिल करके क्या क्रिएट कराते हैं, ये दोनों मिल करके एक्चुअली में तो ये बनाते हैं NOCl। और पहले IIT एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। NOCl बनाते हैं, नेसेंट क्लोरीन बनाते हैं, और बनाते हैं वाटर। लेकिन NOCl किसी ऑप्शन में उन्होंने दिया ही नहीं, तो कौन सी गैस बनाया होगा, ये एक्चुअली में NOCl टूट सकता है NO में, और बहुत सारे नेसेंट क्लोरीन मिल जाए हमारे पास। और वो नेसेंट क्लोरीन गोल्ड को कहाँ लेकर जाते हैं, बहुत ऑक्सीडाइज कर देते हैं नेसेंट क्लोरीन AuCl3 में। और एसिडिक मीडियम में इसलिए वो ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि ये बहुत आराम से कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं HAuCl4। और सेम तरीके से प्लेटिनम भी एक्वा से रिएक्शन करके बना लेते हैं PtCl4, और वो HCl से रिएक्शन करके कहाँ चले जाते हैं, H2PtCl6। तो बनता है NOCl। लेकिन अगर तुम गैस चाहते हो, NOCl नहीं चाहते, NOCl भी गैस है, तो फिर हम NO बोल देंगे, लेकिन नॉर्मली NOCl बनता है जब भी कभी एक्वा रिएक्शन करता है प्लेटिनम और गोल्ड के साथ। और कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं टेट्राक्लोरो एवरिक एसिड और हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड। 15 नंबर हो गया जी हाँ। 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वीकेस्ट बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर देख लो भाई, सारे डायटोमिक हैं, ये क्वेश्चन तो उसी के ऊपर है। बॉन्ड ऑर्डर NO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, 14। बॉन्ड ऑर्डर का शॉर्टकट है अपने पास 10 - 4/2, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। NO2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हमारे पास NO में होते हैं 15, NO2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 13। 13 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 13 - 8/2, 13 - 8/2, तो है 13 - 8/2, जी हाँ कितना हो जाएगा ये 5/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर NO - 16, 10 - 6/2, बॉन्ड ऑर्डर 2, NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो आंसर क्या होगा, वीकेस्ट बॉन्ड, जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बहुत कम होगा वो बॉन्ड बहुत वीक होगा। बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम कहाँ है, NO- में, तो NO- के पास वीकेस्ट बॉन्ड होगा।
और इसीलिए NO हमेशा प्लस बन के रहता है। ये तुम्हें रीजन भी समझ में आ रहा होगा, NO माइनस क्यों नहीं रहता। अक्सर कभी भी किसी कंपाउंड में पकड़ो तो NO किस तरीके से रहता है, NO प्लस। अच्छा भगवान, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, लेकिन ये दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। किस किस चैप्टर का, एक तो सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और साथ में स्टेट्स ऑफ मैटर। हमसे बोला है 4 गैसेस अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा हैव KH वैल्यूज। KH क्या है, KH हेनरीज कांस्टेंट है, उन्होंने मेंशन किया था। 50 किलो बार, 20 किलो बार, 2 इंटू 10⁻³ किलो बार और 2 किलो बार, ऐसा दिया गया है KH के बारे में। तो हमसे पूछ रहा है अल्फा इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो नॉर्मली सॉल्युबिलिटी देखते हैं, गैस की सॉल्युबिलिटी, जो गैस होगी वो किसी लिक्विड में कितना सॉल्युबल होगा, ये हेनरीज लॉ समझाता है। नहीं आता है तो हेनरीज लॉ के ऊपर वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे, बहुत ही आसान सा है ये कॉन्सेप्ट। तो नॉर्मली बोलते हैं जब हेनरीज कांस्टेंट जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगा। हेनरीज कांस्टेंट जितना ज्यादा होता है एक्चुअली में उसको सॉल्युबल बनाने के लिए उतना प्रेशर देना पड़ता है। तो हेनरीज कांस्टेंट कम तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। तो सबसे कम हेनरीज कांस्टेंट किसका है, सेकंड नंबर का। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा सेकंड नंबर में, मतलब बीटा सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो पहला वाला तो गलत है। अच्छा, अब 2, 3, 4 में तुम्हें आंसर ढूंढने के लिए तुम्हें थोड़ा सा करना पड़ेगा मेहनत। क्या बोला है, फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन में प्रेशर ऑफ गामा इन 55.5 मोलर सोल्यूशन इज 1 बार। तो लगाते हैं हेनरीज लॉ के हिसाब से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो प्रेशर इक्वल्स टू KH, वो हट जाता है तो हेनरीज कांस्टेंट एक आ जाता है KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। मोल फ्रैक्शन किसी का निकालना हो तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक नया फॉर्मूला वहां पे सीखा था कि हम उसको मोलैलिटी से रिलेट कर सकते हैं। मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी डिवाइडेड बाई 1000, मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी प्लस 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। किसी का अगर हमें बताना हो मोल फ्रैक्शन तो उसका मोलैलिटी डिवाइडेड बाई मोलैलिटी प्लस 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। जैसे यहाँ वाटर है तो यहाँ वाटर का मॉलिक्यूलर मास रखेंगे। तो बस प्रेशर इक्वल्स टू लगा दो। KH कितना दिया है गामा के लिए, गामा अल्फा बीटा गामा। अच्छा, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होता है, गामा। अच्छा, गामा मोर सॉल्युबल होता भाई, जो मैंने थोड़ी देर पहले बीटा बोल दिया होगा क्योंकि वो थर्ड नंबर पे है। तो गामा के लिए KH कितना दिया है, वो है 2 इंटू 10⁻³ कितना है KH अपने पास, 2 इंटू 10⁻³ और इंटू, अब हमें मोल फ्रैक्शन तो डायरेक्ट दिया नहीं था इसलिए वो मोलैलिटी दिया है तो हम मोलैलिटी लगाएंगे। तो मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी 55.55 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कौन होगा सॉल्वेंट, अगर कुछ नहीं बोला है तो इन जनरल उन्होंने क्वेश्चन में जो सॉल्युबिलिटी जानना चाहते होंगे वो वाटर के बारे में ही जानते होंगे, तो फिर हम यहाँ 18 लिख देंगे। अब इस पूरे को सॉल्व कर लो। जब तुम सॉल्व करोगे तो प्रेशर अगर 1 बार आया तो सेकंड वाला स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। बस हमें चेक करना होगा कि क्या प्रेशर 1 बार आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो सॉल्व करो इसको, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कितना मिलेगा। ये वहां पे किलो बार दिया था ना, 2 इंटू 10⁻³ किलो बार, ये भी ध्यान रखना। तो ये तुम्हें मिलेगा किलो बार में, तो इंटू 1000 कर लेना। यहाँ पे ये किलो बार में है, वो हमसे चाहता है बार में, तो इंटू 1000 कर लेंगे तो ये दोनों उड़ जाएंगे। अब इसे सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें एग्जैक्ट मिलेगा 1 के आसपास। कितना मिलेगा, 1 के आसपास। तो बस यही हो जाएगा आंसर। सेम फॉर्मूला यूज करके तुम इसके लिए सॉल्व कर सकते हो। तुम देखोगे ये 250 नहीं आएगा, ये आएगा 1000 बार। और सेम तरीके से तुम 4 के लिए भी सॉल्व कर सकते हो और उसके लिए भी कुछ अलग ही मिलेगा। ठीक है, चलो 17 का आंसर हो जाएगा सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ जैसा मान सकते हैं क्योंकि हेनरीज लॉ पे ऐसे क्वेश्चन अक्सर नहीं देखने को मिलते। अगला एक हिसाब से फिजिक्स और केमिस्ट्री दो जगहों का क्वेश्चन है ये। व्हेन हीलियम गैस हैज बैलून एक्सप्लोड, व्हेन हीलियम गैस बैलून एक्सप्लोड मतलब धमाका की बात कर रहा है। एक बैलून होगा तुम्हारे पास और तुमने उसमें डाल रखा है हीलियम गैस और फिर ये फटेगा, एक्सप्लोजन होगा। तो एक्सप्लोजन मतलब बहुत फास्ट होगा। एक्सप्लोजन तो ऐसे थोड़ी ना होगा धीरे धीरे फटेगा, नहीं, वो तो अचानक ब्लास्ट करेगा। तो ये बहुत फास्ट स्टेप होगा। हाँ, अगर कोई चीज कोई भी प्रोसेस अगर बहुत फास्ट हो तो कैसा होता है वो, अगर कोई प्रोसेस बहुत फास्ट है तो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, 100% गारंटी है। अगर कोई प्रोसेस बहुत फास्ट होता है तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो सकता, वो कैसा होगा, इरिवर्सिबल। और अगर तुम एक्सप्लोजन कराओगे कभी ना, तो एक्सप्लोजन में टेम्परेचर तो भले ट्रांसफर हो सकता है, टेम्परेचर भले चेंज हो जाता है, लेकिन कभी हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता।
और इसीलिए उसको बोलते हैं कि वहां पे क्यू जो हीट चेंज होता है वो नेट में 0 रहता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जब वो एक्सप्लोजन होता है। तो नहीं तो लोगों को लगेगा सर तो उस हिसाब से तो हमें कुछ होना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हीट उस पर्टिकुलर टाइम तक के लिए जब तक वो एक्सप्लोजन होता है हीट चेंज रहता है 0। ये एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस को बताता है। ठीक है, हीलियम का गैस फटा होगा तुम्हारे दिमाग में तो तुम देख बोल पाओगे। 18 का आंसर होगा लास्ट पार्ट, एडियाबेटिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस। 19 नंबर बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है और खास करके आसान भी है, हम इसको मान सकते हैं। कंडक्टेंस ऑफ NaCl एंड बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट और लेड सल्फेट देख करके दिमाग में कुछ चलता है क्या? बेरियम सल्फेट और लेड सल्फेट बोला जाता है दुनिया में दो सल्फेट बहुत भयंकर वाले प्रेसिपिटेट होते हैं। उसमें एक है हमारे पास बेरियम और एक है लेड, और ये बहुत भयंकर प्रेसिपिटेट होते हैं। और अगर कोई प्रेसिपिटेट है तो उसका कंडक्टेंस ज्यादा मिलेगा क्या? और तुम पानी में डालोगे बेरियम सल्फेट को, वो आयन ही नहीं देगा। आयन ही नहीं देगा तो मतलब आयंस थोड़े मोड़े देते हैं, बहुत स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है। बेरियम और लेड सल्फेट बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। तो पक्का कंडक्टेंस NaCl का ज्यादा होगा और बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा ही ज्यादा होगा, उसके बारे में उतना टेंशन नहीं लेते। और ऑप्शन उन्होंने ऐसे बोला था ज्यादा होगा, नहीं नहीं बहुत ज्यादा होगा, हाँ तो बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होता है, उससे कंपैरिजन भी नहीं करो NaCl को। NaCl को पानी में डाल दो बड़े आराम से झम से उसी में डिजोल्व हो जाते हैं, दिखते भी नहीं अपने को। लेकिन बेरियम सल्फेट को डाल दोगे नीचे जाके गुस्से में देख रहे होंगे हमें कहाँ डाल दिया तुमने, निकालो। तो जो हमारे पास C1 होगा वो ज्यादा होगा। यहाँ पे बोला थर्ड वाले में C2 बहुत ज्यादा होगा, तो बहुत गंदी बात है। सेकंड में बोल रहा है C1 ज्यादा होगा C1 से, है C1 ज्यादा होगा C1 से, ये क्या चीज बोल रहा है? बोल रहा है NaCl की ही कंडक्टेंस दो अलग अलग टेम्परेचर पे देखना चाहते हैं, एक बार टेम्परेचर T1 एक बार टेम्परेचर T2, तो हमसे बोल रहा है T1 पे ज्यादा होगा। मतलब T1 कैसा बोला है? कम, मतलब कम टेम्परेचर पे कंडक्टेंस ज्यादा होगा है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयनिक कंडक्टेंस बढ़ता है थोड़ी देर तक। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयंस का मूवमेंट फास्ट होगा और उसकी वजह से उसका कंडक्टेंस बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ता है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट। आंसर तो पहले निकल आया था कि NaCl का कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगा। क्वेश्चन लल्लू सा था, लेकिन जैसा उन्होंने ऑप्शन सेट किया, सजाया क्वेश्चन को, वो उसके लिए बड़ा अच्छा मान सकते हैं। टिंडल इफेक्ट है, टिंडल टिंडा टिंडा जैसा टिंडल इफेक्ट, क्या करोगे यहाँ पे? क्वेश्चन में तो तुम्हें बहुत भयंकर वाला रट्टाफिकेशन चाहिए, और क्वेश्चन पहले दिख जाए। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, अभी कुछ दिन पहले, मुझे ये याद नहीं है, लेकिन सेम क्वेश्चन टिंडल इफेक्ट का उन्होंने पूछा है अपने जेई के एग्जाम में। शायद 2017-18 का जेई पेपर उठा के देखो, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन। और ये एक्चुअली में उनका कोई ऑप्शन ऑप्शन है नहीं, एनसीईआरटी में सेम लाइनें लिखी गई हैं और इसी के ऊपर क्वेश्चन है। ध्यान से इन कहानियों को पढ़ेंगे, सेम पूरी कहानी को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाता है सेकंड पार्ट। पूरा एनसीईआरटी की लाइन है, जाके देखना पड़ेगा। सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है, ऐसे बोलने से भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर तुम्हारे लिए आज एक वीडियो मिलेगा, वहां से तुम सीख सकते हो सरफेस केमिस्ट्री का बहुत सारा पार्ट। ठीक है, खास करके अपने नीट के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उस पे मिलेगा। 20 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। बी एंड डी सेकेंड स्टेटमेंट और टिंडल इफेक्ट पढ़ा होगा तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन, पहले भी पूछ चुके हैं सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन के साथ। उन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं किया, कट कॉपी पेस्ट और आंसर बन गया सेम। क्वेश्चन नंबर 21। अब हम चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। अब ये है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन, लेकिन सजाया कैसे है? सजाने पे तो मतलब पूछो ही नहीं कितना नंबर देना चाहिए। हमसे बोला है एड्सॉर्प्शन मैक्सिमम ड्यू टू डी ट्रांजिशन इज फाउंड टू बी 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स। वो एड्सॉर्प्शन उन्होंने मतलब उन्होंने क्या बोला है एक हिसाब से 1/λ की वैल्यू एक हिसाब से बोल रहे हैं। ठीक है, वो एड्सॉर्प्शन वेवलेंथ के से रिलेटेड कुछ बोल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से हम एनर्जी निकाल सकें, ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने जाओगे तो वो होता है hc/λ। मतलब अगर एनर्जी के टर्म्स में अगर तुम ध्यान से देखना चाहते हो तो hc/λ करके लिख सकते हो। तो h कितना, वही जो स्टैंडर्ड होता है हमारे पास 6 पॉइंट, जो h तो जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट 6.634 इंटू 10⁻34 माइनस में सेकेंड में आता है, तो वो h की वैल्यू रखना पड़ेगा। और क्या रखना पड़ेगा हमें? और हमें रखना पड़ेगा, शायद सॉल्व तो करना, अगर हम ये वैल्यू ना भी निकालें, अगर हम एक छोटा सा काम करें, क्या करें भाई, इसको ना भी निकालें, दूसरे तरीके से इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बताया जाता है। दूसरा तरीका हमारे पास मिल सकता है ऐसे, ऐसे, एक सेकेंड, ओ पीछे चलो पीछे चलो, हाँ। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना, हम इसको एक सेकेंड,
चले आए। हाँ, क्वेश्चन जो हमारे पास है ना, हमें उन्होंने दिया है 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या? एड्सॉर्प्शन मैक्सिमम ड्यू टू डीटी ट्रांजिशन इज फाउंड टू बी, देयरफॉर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मतलब सीएफएसई पूछा है। तो सीएफएसई कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तुम क्या करो, इसका T2G और EG कॉन्फ़िगरेशन देख लो। Ti+3 है तो क्या होगा 4s0 3d1, और d1 है तो ये पक्का होगा T2G1 और EG0, और अगर EG में ही 1 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या बोलेंगे -2/5 इंटू 1 और इंटू डेल्टा नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2/5। और ये अगर हम इस डेल्टा नॉट को, अगर हम यही उसकी एनर्जी जैसा टर्म है, ऐसे तो ये एनर्जी होना चाहिए, लेकिन वहां पे वेवलेंथ में दिया है तो वैसे ही लिख दो। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे इन्होंने कुछ ये दिया है कि जो हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स है ना, ये वैल्यू उन्होंने लिखा था इतना, जो ये टर्म दिया गया है, ध्यान से देखना। एक उन्होंने अलग सा कन्वेंशन दे रखा है कि जो 1 किलो जूल पर मोल है वो होता है 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स के। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। अच्छा, कोई यहाँ पे पेयरिंग वेरिंग होता है क्या? नहीं, T2G में एक ही इलेक्ट्रॉन है, काहे की पेयरिंग? तो बस इसका जो CFSE वैल्यू हो जाएगा -2/5। थोड़ा सा तुम्हें इधर उधर से दिमाग लगाते तो समझ में आता कैसे निकल सकता है। तो डेल्टा नॉट को पहले तो यही लिख दो, 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स में है। हाँ, लेकिन तुमसे उन्होंने पूछा है कि हमें बताना है आंसर किलो जूल पर मोल में, तो कैसे निकलेगा? -2/5 इंटू 20,300, ये तो सेंटीमीटर इनवर्स में, और सेंटीमीटर इनवर्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1/83.7, तो यहाँ पे बस रख दो 1/83.7। इसको रख के सॉल्व करोगे, तुम्हें आजकल इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा 97 किलो जूल पर मोल। ठीक है, कितना मिलेगा? अप्रोक्सीमेटली -97 किलो जूल पर मोल। अब बस तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ मान सकते हैं इसको, क्योंकि नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो रियली में आसान है, नॉर्मली इसको कर सकते हैं। हमसे बोला है इन 0.1 मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज, मतलब जो भी हमारे पास सोल्यूशन होगा वहां पे ग्लूकोज कितना होगा? 0.1 मोल फ्रैक्शन में। तो अगर हम पूरा का पूरा मोल कंसिडर कर लें, एक मोल का सोल्यूशन है, तो उसमें 0.1 मोल होगा फ्रक्टोज, और ये फ्रक्टोज, और वाटर सैंपल की बात कर रहे हैं, मतलब वाटर है वहां पे सॉल्वेंट जैसा, तो 0.9 मोल किसका होगा? वाटर का। अब वो हमसे पूछ रहे हैं वेट बाय वेट परसेंटेज बता दो उस सोल्यूशन में कितना है ग्लूकोज का। इतना फ्रैक्शन फ्रक्टोज नहीं है, ये कौन है? ग्लूकोज। तो चलो भाई ग्लूकोज हो गया। अब हम क्या बोलेंगे? वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो हमें बोलना पड़ेगा क्या चाहते हो तुम, किसका वेट डिवाइडेड बाय किसका वेट। तो हमसे पूछा है परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ वाटर, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ वाटर, तो बोलेंगे वाटर का वेट कितना मोल है? 0.9 मोल इंटू मोलिकुलर मास 18 होल डिवाइडेड बाय टोटल, ये तो हो गया वाटर का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना? 0.9 इंटू 18 प्लस 0.1 इंटू ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कौन नहीं जानता कितना होता है? वो 1T, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास 180। बस इसे रखो, ये तो परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर देना होगा। मेहनत करके सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, और आज का सॉल्व करने पे ये जो वैल्यू मिलेगा 47.37। एक तो कैलकुलेटर नहीं देते, ऊपर से इतना गंदा कैलकुलेशन। ऐसे तो करोगे हो जाएगा, उतना टफ नहीं है, ये कैलकुलेशन तो आसान है, करोगे तो मिल जाएगा 47.37। 23 नंबर सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, चलें देख लेते हैं। सॉलिड स्टेट भी उन्होंने कम से कम पूछ लिया, नहीं तो वो चाहते थे कि सॉलिड स्टेट जैसा कोई चैप्टर है ही नहीं उनके सिलेबस में, ऐसे तो है। और देख लेते हैं इसको क्या होगा अपने पास। सॉलिड स्टेट हमसे पूछा क्या है? इन ए सॉलिड सब्सटेंस एज लेंथ ऑफ फुल सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, क्या बोलना पड़ेगा? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो एक मिनट, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, पता नहीं क्यों यहाँ पे फुल सेल लिखा हुआ है, is 405 picometer. Density of solid is 10.9 gram per centimeter cube. Molar mass of the substance is 109 gram. Molar mass of substance. Then find radius of atom which form this unit cell in picometer. अच्छा, उसका हमें रेडियस बताना है जिस एटम ने ऐसा यूनिट सेल फॉर्म किया होगा, वो भी किस में बताना है? लास्ट लाइन पिकोमीटर। तो क्या करेंगे? बोलेंगे चलो भाई आ जाओ, हमें डेंसिटी दिया गया है। डेंसिटी इन जनरल कैसे लिखते हैं कि हमारे पास इफेक्टिव एटम कितने हैं वहां पे,
फिर मास कितना होगा, m/na, एटम का मास लिखते हैं, इनटू वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम करके लिखते हैं। तो डेंसिटी अपने पास है कितना, 10.9, यूनिट देखना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो Z हमें नहीं पता है, अगर हमें Z पता चल जाए तो क्या हम ये देख सकते हैं कि वो पाइकिंग कैसी रही होगी, FCC, BCC या FCC, हाँ तो पाइकिंग पता चल जाएगा तो हम एज लेंथ का हेल्प लेकर के रेडियस बता सकते हैं। तो Z को अननोन जैसा ले लेते हैं, इनटू मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है 109 ग्राम पर मोल, होल डिवाइडेड बाय Na तो हम जानते हैं 6.02 इंटू 10⁻23, और वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना लिखना पड़ेगा, A क्यूब, ये कितना लिखा है 405 पिकोमीटर, तो इसको तो पहले मीटर में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 405 इंटू 10⁻12 पिकोमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो पिकोमीटर से ये मीटर में कन्वर्ट हुआ 10⁻12 से, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो इंटू 100 करना पड़ेगा, इतना सेंटीमीटर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो तुम्हें भी पक्का ऐसे ही डेंसिटी यूज करना पड़ेगा। तो तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा अपने को, A क्यूब लिखना पड़ेगा ना, तो ये A कितना बन जाएगा, ये होगा 100 से, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻10। तो अगर और अच्छे से देखोगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, 405 इंटू 10⁻10 होल क्यूब। बस अब यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे ना तो अप्रॉक्सीमेटली ये 4 बन जाएगा, और Z की वैल्यू अगर 4 बनेगा तो, अगर ये Z की वैल्यू 4 बन गया तो हम पक्का बोल देंगे कि जो हमारे पास पैकिंग है वो कैसी है, FCC। और अगर पैकिंग FCC है तो हम बोलेंगे 2R इक्वल्स टू A/√2। तो A तुम्हें दिया गया है, A कितना है 405, और यहाँ पिकोमीटर में ही रखना, क्यों, क्योंकि उन्होंने आंसर पिकोमीटर में ही पूछा है। तो तुम्हें रेडियस पता चल जाएगा, सॉल्व करोगे तुम्हें रेडियस मिल जाएगा 143.17 पिकोमीटर। अब सिंपल सा काम है, A की वैल्यू रख दोगे, R निकल आएगा। क्वेश्चन था, जी हाँ अच्छा क्वेश्चन था, नहीं नहीं बहुत अच्छा था, और बहुत टफ क्वेश्चन जैसा माना जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 20, बहरहाल कैलकुलेशन के हिसाब से टफ माना जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं। अगेन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अगर तुमने वीडियो देखा हो, ये वीडियो चैनल पे है। 8.9 मोलर H2O2 है, हमसे पूछ रहा है इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ बता दो। हे भगवान, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2 यही होता है मोलरिटी। तो तुम्हें वॉल्यूम स्ट्रेंथ चाहिए, मोलरिटी दिया है तो 8.9 इंटू 11.2, और ये मल्टीप्लाई कराओगे तुम्हें 99.68 मिल जाएगा सटाक से। अच्छा आगे चलते हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फॉर्म्ड, या ऐसे बोले जाए, ऐसे इस क्वेश्चन को बनाया गया है ना जिसमें कितने सारे चैप्टर्स लग गए, कितने सारे मतलब इसमें एक हिसाब से अगर हम बोले तो ये तो कहो उन्होंने टफ नहीं किया, एक तो आयनिक इक्विलिब्रियम भी है क्योंकि लास्ट में उन्होंने पीएच पूछना चाहे, क्वेश्चन को देखोगे तब एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मसाला तो है ही, और क्वेश्चन कैसा है, बिल्कुल छोड़ने लायक। छोड़ने लायक मतलब एग्जाम में तुम ऐसे क्वेश्चंस अगर कर लेते हो तो रियली में तुम बहुत अच्छे, और नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली ना तो देखने को मिलते हैं, और रेयरली अपने को एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चंस अभी देखने को नहीं मिलते जैसा क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे फ्रेम करके दिया है। तो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर एंड रट्टाफिकेशन बेस्ड पेपर है, भयंकर रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा तभी जाकर के हो सकता है। अच्छा ये क्वेश्चन की बात करें तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, मतलब जेई के लिए बोला जाए तो ऐसे नहीं पूछना चाहिए, जहां पे आप इतना लल्लू पूछते हैं अचानक उसमें इतना भयंकर वो दे देते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, हमसे बोला ए बीम ऑफ लाइट गिरता है, कहाँ गिरता है, पहले सोडियम पे लाइट आया, कुछ एनर्जी होगी उसकी, यहाँ तो हमें पता है वो इलेक्ट्रॉन सोडियम मेटल तभी इजेक्ट करेगा, पहले तो बोलेगा हमें कुछ एनर्जी तुम दो, हमें घूस दो, वो होता है उसका वर्क फंक्शन, वो कितना है उसका 2.5, मतलब जो भी फोटोन की एनर्जी होगी इतनी एनर्जी तो वो बोलेगा कि हमें इसके लिए चाहिए, ये वर्क फंक्शन है। उसके बाद फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होगा और कुछ एनर्जी लेकर जाएगा। तो बोलते हैं जो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से अगर एनर्जी ऑफ फोटोन ई है और वर्क फंक्शन ई नॉट है, और जो बाहर काइनेटिक एनर्जी लेकर गया है मैक्सिमम, तो वो हो गया ये। तो एनर्जी कंजर्वेशन इतनी एनर्जी आई, इतना एनर्जी तो उसका वर्क फंक्शन जैसा है जो उन्होंने 2.5 बोला है, और कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर निकल जाएगा। अब उन्होंने क्या बोला है, ए बीम ऑफ लाइट इज फॉल ऑन सोडियम मेटल टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द फॉलोइंग सेल। इस सेल में जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसको रोक देना है। तो बोलेंगे जो इस सेल का ई सेल होगा उतना ही तुम क्या करो, एनर्जी बाहर से जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, जो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वो सेम हो जानी चाहिए ई सेल के बराबर, जिससे कि जस्ट उसी के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगे, या ऐसे बोलो कि जो नेट में पोटेंशियल का डिफरेंस हो वो नेट में सेम हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो हो गया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा। उसके लिए जरूरी है कि जो इस सेल का ई सेल हो वो इस
सोडियम मेटल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाए, और यूनिट में सेम होनी चाहिए। यहाँ पे ई सेल भी जब हम निकालें तो, और वहां से जब वो निकालें तो दोनों ही लगभग सेम जैसे हो जाए। अच्छा, अगर हम बात करें ई सेल, पहले तो ये देखो कितनी एनर्जी लेकर आया होगा वो, तो हम बोलेंगे ई इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल। ये ई नॉट क्या है, ये ई नॉट है वर्क फंक्शन, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, ई सेल और ई नॉट वो अलग चीज है। तो ई नॉट कितना दिया है, वर्क फंक्शन कितना है 2.5 सोडियम मेटल का। कितनी काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलेगा, बोलेंगे उसको तो रोकना है ना, तो उतना काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलना पड़ेगा जितना इसका ई सेल है। और इसका देखो सबका कंसंट्रेशन कितना दिया है 1, तो ये रियल में कंसंट्रेशन सेल जैसा काम करेगा, कंसंट्रेशन सेल जैसा काम करेगा। तो इसका ई सेल किसके बराबर होगा, ई नॉट ऑफ द सेल के बराबर। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो कैथोड एनोड सेम नहीं है। अरे भाई सब चीज तो वन है ना, तो जब तुम क्यू की वैल्यू रखोगे जा करके वहां फॉर्मूले में, तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.06 और डिवाइडेड बाई एन लॉग ऑफ क्यू लिखोगे, तो वहां पे तो अपने आप ही क्यू वन हो जाएगा, तो सब जीरो हो जाएगा उधर। तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल, ई नॉट में क्या लिखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, एनोड तो हाइड्रोजन है उसका तो कुछ होगा नहीं, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है क्या, हाँ सिल्वर अगर रिड्यूस होता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.22। तो बस तुम्हें ये पता चल जाएगा, तो तुम और जितना ई सेल होगा उतना ही उसकी काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलना होगा इलेक्ट्रॉन को, तभी जाकर के वो रोक सकता है। तो ये कितनी एनर्जी फोटोन लेकर आया होगा वो पता चल गया यहाँ से, कितना 2.72 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर आया होगा, कौन, वो वाला फोटोन। अच्छा, अगर इतना एनर्जी लेकर आया है वो फोटोन, तो फिर हमें ये बोलना पड़ेगा कि जो, अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन में देखना मैं इसको हटा रहा ये कैलकुलेशन, बस यहाँ से हम ये बचा लेते हैं कि कितनी एनर्जी लेकर वो फोटोन आया है, बचा लेते हैं क्या, बाद में लिख देंगे, कितना 2.72। तो फोटोन हमारे पास कितनी एनर्जी लेकर आया बाहर से 2.72। अब उन्होंने बोला सेम बीम ऑफ लाइट, मतलब सेम एनर्जी वाली लाइट कहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, पोटेशियम पे, पोटेशियम का एक अलग वर्क फंक्शन होगा वो 2.3 है। एंड टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम सेल इज यूज्ड, यही सेल यूज किया है, लेकिन अभी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा उसका, क्योंकि अभी ये पोटेशियम है, तो फिर पक्का इस सेल में कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया, तो उसका तो इस सेल भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए उन्होंने बोला पीएच हमें चेंज, मतलब यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन हम इधर उधर करेंगे कुछ, जिससे कि पीएच चेंज होगा, और क्योंकि उनको अल्टीमेटली फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है जो इस सेल में बह रही होगी उसको रोक देना होगा। तो क्या करेंगे, बोलेंगे चलो भाई 2.72 एनर्जी लेकर आए, 2.3 तो पोटेशियम का वो तो वर्क फंक्शन है उतना देना ही पड़ेगा, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलेगा वो, काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलेगा 2.72 माइनस 2.3। तो 2.72 माइनस 2.3 अगर सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा हमारे पास पोटेशियम के लिए, वो हो जाएगा 0.42, इतनी एनर्जी लेकर वो वहां से निकला होगा। अच्छा, कितना 2.42। आगे चलते हैं आगे, ये इतनी काइनेटिक एनर्जी, क्या इतनी ही काइनेटिक एनर्जी ई सेल के बराबर हो जानी चाहिए दोबारा, तभी तो वो सेल में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो रुक जाएगा। हाँ, तो बोलेंगे ई सेल दोबारा कितना होगा, हम बोलेंगे ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ द सेल कितना है वो तो वही है 0.22 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई एन, अगर तुम इस सेल को लिखोगे तो एन की वैल्यू आएगा 1 लॉग ऑफ क्यू, और क्यू की वैल्यू देखोगे ना तो वो बनेगा तुम्हें H प्लस इंटू सी एल माइनस, कैथोड एनोड पे अगर तुम रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन में लिख के चलो अच्छा दिखा भी देता, कैथोड की रिएक्शन लिखो, कैथोड कौन था हमारे पास, सिल्वर वाला, तो जो AgCl है वो इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस होगा, कहाँ जाएगा Ag में और Cl माइनस। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज होंगे, हाफ करके लिख लेते हैं तो हमें मिलेगा एक H प्लस और एक इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को ऐड कर लोगे तो तुम्हें कंप्लीट सेल मिल जाएगा, तो AgCl प्लस हाफ ऑफ हाइड्रोजन गैस, प्रोडक्ट में Ag प्लस प्लस Ag प्लस नहीं AgCl माइनस प्लस H प्लस। तो जब तुम क्यू लिखोगे तो हाइड्रोजन गैस के लिए तो उन्होंने 1 बार बोला है तो वहां तो 1 ही होगा, AgCl तो वो तो सॉलिड है और ये Ag वो भी सॉलिड है, तो क्यू कितना आ जाएगा H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस, Cl माइनस तो वही 1 रहेगा, तो नेट में H प्लस Cl नॉन जैसा रह जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी तुमने देख लिया है कितना 0.42, तो ये इधर आ जाएंगे, सॉल्व करोगे इनको तो हमें मिल जाएगा 0.42 में से 0.22 कम कर दोगे तो हमें कितना मिल जाएगा 0.2। अब ये सेल हटा देते हैं, सेल तुम देख लेना, सेल इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 0.20 इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस लॉग H प्लस, क्या उसको पीएच लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पीएच,
ये माइनस लॉग एच प्लस को, अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो पी एच आ जाएगा 0.20 डिवाइडेड बाई 0.06। तो इसको तुम और अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये लगभग 3.33 के आसपास बन जाएगा आंसर में। क्वेश्चन क्या एग्जाम में करने लायक था तो, लेकिन कर पाते नहीं, तो फिर क्या मतलब, देख लो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसे तो पेपर बहुत ही मतलब कुछ क्वेश्चन तो इतने डेंजरस है ना, तुम देख करके छोड़ दोगे, नमस्ते करोगे 2-4 बार। और कुछ क्वेश्चंस तो आसान है लेकिन उसमें इतना भयंकर रट्टाफिकेशन है कि चलो नोवेस्ट्रॉल ढूंढो, याद करो, वो तो हमें याद नहीं होगा इसे। तो ओवरऑल पेपर बहुत रट्टाफिकेशन बेस्ड था, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत ही गंदा सा एग्जाम था। ऐसे एग्जाम मतलब जेई में ऐसे एग्जाम्स होने लगेंगे इतना डेंजरस था रट्टाफिकेशन के ऊपर। अगर तुम ध्यान से देखो ना, ऑर्गेनिक में कुछ आया ही नहीं, और कितने चैप्टर्स हैं जहां से तो उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि शायद वहां से क्वेश्चंस आना चाहिए ही नहीं। तो अब क्या बोला जाए इनको, जितना दिमाग बताओगे खुद ही पागल, ये तो अपने हिसाब से ही पूछते हैं, कभी भी पगला जाते हैं। और उनके लिए वही फिर से इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन जेई के लिए, सरफेस केमिस्ट्री, और इम्पॉर्टेंट है इनके लिए केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ। रटो, खूब रटो, उसमें जितने गंदे गंदे स्ट्रक्चर है रटो। नीट के लिए नहीं रटे, नीट के लिए नाम याद करना, कौन सा ड्रग किसके लिए क्या होता है, ठीक है। और लास्ट में एक चैप्टर और इन्होंने जो बहुत पूछते रहते हैं वो कौन है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सबसे रट्टाफिकेशन क्वेश्चन पूछते रहते हैं। चले, इस वीडियो में तो हम लोगों ने इसका सोल्यूशन देख लिया। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, अगले शिफ्ट का 3 सितंबर का अगले शिफ्ट का सोल्यूशन लेकर के। ठीक, आज के लिए इतने लगते हैं, बाय।